24 अगस्त 2016। आज से तकरीबन 7 साल पहले वैज्ञानिकों ने हमारे सबसे करीबी तारामंडल प्रॉक्सिमा सेंचुरी में कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने अर्थ के बाहर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी को और भी मजबूत कर दिया। वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे रोमांचक एक्सोप्लैनेट्स की खोजों में से एक पृथ्वी के समान आकार वाली चट्टानी ग्रह की खोज कर ली, जो कि प्रॉक्सिमा सेंटरी तारे का चक्कर लगा रहा था। हालांकि उस समय पर इस खोज की पूर्णता पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए वैज्ञानिक इस ग्रह की और भी जानकारी निकालने में लगातार जुड़े हुए थे। मई 2020 यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा ने वेरी लार्ज टेलीस्कोप की सहायता से इसकी कंफर्मेशन भी हासिल कर ली और इसे एक नाम भी दिया गया, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। एक ऐसा ग्रह जो अपने सौरमंडल में मौजूद तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगाता है। और आकार में हमारे पृथ्वी जितना ही विशाल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मानव इतिहास का पहला ऐसा प्लेनेट है जहां पर अभी की परिस्थितियां धरती की जैसी ही हैं और यहां धरती के जैसा वातावरण भी मौजूद है। और उनका यही दावा हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देता कि क्या वाकई में प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक हैबिटेबल प्लेनेट है। और अगर हां, तो हम इंसानों के लिए इस पर जाकर बस पाना कितना पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के रहस्यों पर बनी हमारी यह डॉक्यूमेंट्री प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। आज इंसान धरती पर इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि वह यहां पर मौजूद रिसोर्सेस का भरपूर इस्तेमाल करने में सक्षम है। और कुछ केसेस में तो इंसानों के द्वारा रिसोर्सेस का ओवरयूज भी हो चुका है और वह खत्म होने के कागार पर भी है। एग्जाम्पल के लिए कोल और पेट्रोलियम ही ले लीजिए, जो कि आने वाले कुछ दशकों में ही पूरी तरह खत्म होने वाले हैं। इन रिसोर्सेस को खाली करने के साथ इंसान धीरे धीरे इस धरती को भी क्षति पहुंचा रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब उन्हें अपने लिए एक नए ग्रह की तलाश करनी होगी।
पर क्या ऐसा कोई ग्रह या उपग्रह हमारे सोलर सिस्टम या फिर हमारे सोलर सिस्टम के आसपास मौजूद भी है? मार्स, जो कि हमारे प्लेनेट का सबसे नजदीकी ग्रह है, वहां पर फिलहाल रहने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है। और ना ही आने वाले भविष्य में भी यहां पर जीवन पूरी तरह संभव हो पाएगा। अगर इंसान किसी तरह मार्स पर रहने भी लगे तो भी इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए वहां पर रिसोर्सेज की भारी कमी हो जाएगी। और इसलिए हमें एक ऐसे प्लेनेट की जरूरत है जहां सब कुछ पृथ्वी के जैसा हो। पर क्या साइंटिस्ट ऐसा कोई ग्रह आज तक ढूंढने में कामयाब हो पाए हैं? अगर हम धरती से तकरीबन 4 लाइट ईयर दूर ट्रेवल करके जाएं, तो वहां हमारी मुलाकात होगी एक सोलर सिस्टम में मौजूद ड्वार्फ स्टार से, जिसकी रोशनी हमारे सूरज जितनी नहीं है। पर इस ड्वार्फ स्टार सिस्टम के ऑर्बिट में एक प्लेनेट चक्कर लगा रहा होगा, जो दिखने में आपको बिल्कुल हमारी पृथ्वी की ही फोटोकॉपी लगेगा। और इस एक्सोप्लेनेट को वैज्ञानिकों ने प्रॉक्सिमस सेंटोरी बी का नाम दिया है और इसके स्टार को प्रॉक्सिमस सेंटोरी कहा जाता है। और यही वो प्लेनेट है, समस्त मानव जाति का भविष्य बच सकता है। यहां हमारी जरूरत की हर वह चीज मौजूद हो सकती है जो हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है। बस जरूरत है हमें तो एक ऐसे साधन के आविष्कार की जो हमें इस प्लेनेट तक ले जा सके। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में मौजूद है, एक पॉसिबल हैबिटेबल प्लेनेट माना जाता है जो अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी की काफी पास से मात्र 11 अर्थ डेज में चक्कर लगाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती से सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम का ऐसा ग्रह है जहां अभी वर्तमान में बैक्टीरियल लाइफ की मौजूदगी हो सकती है। अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम हमारे अर्थ से तकरीबन 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। इस स्टार सिस्टम में मौजूद 3 स्टार्स अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और अल्फा सेंटोरी सी में से अल्फा सेंटोरी सी एक ड्वार्फ स्टार है जिसे वैज्ञानिक प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से बुलाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रॉक्सिमा नाम प्रॉक्सिमिटी शब्द से जुड़ा है जिसका अर्थ होता है सबसे करीब, और प्रॉक्सिमा सेंटोराई हमारे सोलर सिस्टम से सबसे नजदीक स्टार है। अल्फा सेंटोरी ए, बी और सी नाम के ये तीनों तारे एक दूसरे का अलग अलग पोजीशन से चक्कर लगाते हैं और इसलिए साइंटिस्ट इसे ट्रिपल स्टार सिस्टम का नाम देते हैं। अल्फा सेंटोरी ए स्टार हमारे सूर्य से साइज में काफी बड़ा है, वहीं अल्फा सेंटोरी बी का साइज लगभग हमारे सूर्य के बराबर ही है।
पर इस स्टार सिस्टम में मौजूद तीसरा स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य के साइज का मात्र 40% ही है। इसका मास भी हमारे सन का 12.5% के बराबर ही है। पर इन सब के बावजूद इसकी डेंसिटी हमारे सूर्य से तकरीबन 32 से 33 गुना ज्यादा है। वैसे वैज्ञानिक इस स्टार सिस्टम की एक और खास बात से वाकिफ है। उनके अनुसार यह स्टार सिस्टम काफी तेजी से हमारे सोलर सिस्टम के करीब बढ़ रहा है और आने वाले 27,000 सालों में यह हमारे सोलर सिस्टम से मात्र 3% काश वर्ष की दूरी पर होगा। प्रॉक्सिमस सेंटरी अपने स्टार सिस्टम में मौजूद तारे का चक्कर तकरीबन 2000 करोड़ किलोमीटर की दूरी से लगता है और साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि यह तारा पहले इस ट्रिपल स्टार सिस्टम का पार्ट नहीं हुआ करता था। वैसे आपको यह बखूबी पता होगा कि आखिर इस स्टार सिस्टम और इस डॉर्फ स्टार की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी डॉर्फ स्टार के ऑन ऑर्बिट में एक ऐसा प्लेनेट रिवॉल्यूशन करता है जिस पर वैज्ञानिकों ने लाइफ की पॉसिबिलिटी जाहिर की है। इस ग्रह को रेडियल वेलोसिटी मेथड नामक एक प्रोसेस के द्वारा ढूंढा गया था और इस पर वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए भी गया क्योंकि यह और हमारी पृथ्वी कई मायनों में एक ही जैसी थी। सबसे पहला, इस प्लेनेट का घनत्व हमारी पृथ्वी के घनत्व के बिल्कुल बराबर था। दूसरा, इसका मास भी हमारी पृथ्वी से मात्र 1.3% ही ज्यादा था। और तीसरा, इसका रेडियस जो कि हमारी पृथ्वी से मात्र 1.1% ही अधिक था। यह ग्रह इतने सिमिलर थे कि इनके जैसे और सिमिलर ग्रहों को अपने सोलर सिस्टम के आसपास ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह ग्रह अपने स्टार का चक्कर मात्र 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर से लगाता है। लेकिन इससे इसकी हैबिटेबिलिटी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अपने स्टार से इतने करीब होने के बावजूद भी यह ग्रह अपने सोलर सिस्टम में हैबिटेबल जोन में आता है। लेकिन ऐसा कैसे? तो इसका कारण इसके स्टार का एक रेड ड्वार्फ स्टार होना है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार हमारे सन से साइज में काफी छोटा होने की वजह से उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और इसलिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी इसके काफी नजदीक होने के बावजूद भी कुछ खास प्रभावित नहीं होता है। यहां तक कि इस तारे से निकलने वाली हीट लाइट और रेडिएशन एक बैलेंस्ड अमाउंट में पहुंचती है। वैज्ञानिक मानते हैं
कि आमतौर पर किसी भी स्टार सिस्टम में प्लेनेट पर लाइफ तभी संभव होती है जब वह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में पड़ता है। हैबिटेबल जोन सोलर सिस्टम के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां सूर्य से आने वाली हीट लाइट और रेडिएशन एक परफेक्ट मात्रा में पहुंचते हैं। जिस वजह से यहां वाटर तीनों फॉर्म यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट कर सकता है। हमारी अर्थ भी सन के गोल्डीलॉक यानी कि हैबिटेबल जोन में पड़ती है। और आप देख सकते हैं धरती पर कितने रंग बिरंगी जिंदगियां बसती हैं। अब चूंकि प्रॉक्सिमस सेंटोरी बी भी अपने स्टार के गोल्डीलॉक या हैबिटेबल जोन में पड़ता है, इसलिए वैज्ञानिक इस पर लाइफ के मौजूद होने की कल्पना करने से थोड़ा भी नहीं चूकते हैं। उन्हें यह पूरा विश्वास है कि यहां पर कम से कम माइक्रोबियल लाइफ का जन्म तो जरूर हो चुका होगा। पर उनके इस विश्वास में बाधा प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स डालती है। दरअसल यह तारा बेहद खतरनाक सोलर फ्लेयर्स अंतरिक्ष में रिलीज करता है और प्रॉक्सिमा बी प्लेनेट के इसके करीब होने की वजह से यह अक्सर इसकी चपेट में आता है। ऐसे में वैज्ञानिक यह भी शक करते हैं कि हो सकता है यह सोलर फ्लेयर्स इस प्लेनेट को पूरी तरह नष्ट भी कर दें या फिर कर रहे हो। पर उन्हें इस बात की तसल्ली भी है कि हमारी धरती के निर्माण के बाद सूर्य के द्वारा भी इस पर ऐसे ही सोलर फ्लेयर्स की बारिश की जाती थी और आज हमारी पृथ्वी कितनी हैबिटेबल है यह हम सभी अच्छी तरह देख सकते हैं। यानी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सोलर फ्लेयर्स की बारिश के बावजूद यहां पर भविष्य में अर्थ के जैसे ही लाइफ पॉसिबल हो या फिर क्या पता कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव यहां पर पहले से ही अपनी बस्ती बसा चुके हों। हां, पर वह निश्चित ही इस प्लेनेट के रॉकी सरफेस के नीचे सोलर फ्लेयर से छुप के रहते होंगे। वैज्ञानिकों की माने तो प्रॉक्सिमा बी प्लेनेट पर तापमान धरती के तापमान के आसपास ही होता है। यहां का न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, तो वहीं इसका अधिकतम तापमान तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है। यहां पानी की मौजूदगी के चांसेस काफी माने जाते हैं। रिसर्चर बताते हैं कि यहां पानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से तीनों फॉर्म में मौजूद हो सकता है और यही वजह भी है कि आज हम इसे फ्यूचर अर्थ कहकर बुला रहे हैं। क्योंकि हो ना हो भविष्य में इंसान इस ग्रह को एक्सप्लोर करने जरूर पहुंचेंगे, भले ही ऐसा करने में उन्हें 1000 साल ही क्यों ना लग जाए। वैसे क्या वर्तमान में ऐसी किसी तकनीकी का आविष्कार हो चुका है जो हमें 50 वर्षों या 100 वर्षों में प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचा दे? आइए इस सेगमेंट के नेक्स्ट पार्ट में इस बात का पता लगाते हैं।
अभी वर्तमान में हमारे पास जो स्पेसक्राफ्ट है, अगर हम उससे प्रॉक्सिमस सेंटरी बी के पास पहुंचने की कोशिश करें तो हमें वहां पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। और तो और हमारे पास उतना फ्यूल भी मौजूद नहीं हो पाएगा जो हमें वहां तक पहुंचा सके। यानी कि प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जो सीमित फ्यूल में हमें 50 से 100 वर्षों के अंदर ही उस तारे तक पहुंचा दे। पर यह कैसे पॉसिबल है? दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक काफी जोरों शोरों से ऐसी ही किसी टेक्नोलॉजी के विकास में लगे हुए हैं और उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का इजाद भी कर लिया है जिससे इंसानों को 50 साल की यात्रा के द्वारा ही प्रॉक्सिमा बी के पास भेजा जा सकता है। नासा के हॉल फार्म और जेम्स एफ वुडवर्ड ने मिलकर एक ऐसे क्राफ्ट का आविष्कार कर लिया है जो स्पेसक्राफ्ट की फ्यूल और वेट दोनों के ही समस्या का समाधान कर सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट को उनके ही द्वारा मेगा ड्राइव नाम दिया गया, जिसमें मेगा का फुल फॉर्म है मैक इफेक्ट ग्रेविटी असिस्ट, जो कि एक बेहद ही छोटा मैकेनिज्म होगा जिसकी स्पेस प्रोपल्शन और थ्रस्ट वाइब्रेशन की मदद से ऑपरेट होगी। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे एक स्पेसक्राफ्ट में नीचे से निकलने वाली आग क्राफ्ट को आगे की तरफ ढकेलती है, या फिर जैसे किसी स्लाइडर पर धक्का देने की वजह से एक इंसान आगे की तरफ फिसल जाता है। उसी तरह यह डिवाइस बेहद कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके बार बार रिपीट होने वाले प्रोसेस को अंजाम देगी, जो कि इसके पिछले हिस्से में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करके इस पूरे मॉडल को लगातार पुश करता रहेगा और आगे की तरफ मूव कराता रहेगा। और चूंकि यह वाइब्रेशन इतनी तीव्रता के साथ घटित होगा कि इससे इस पूरे मॉडल का एक्सीलरेशन इतना बढ़ जाएगा कि यह लाइट की स्पीड से 1/10 स्पीड को हासिल कर लेगा। यानी कि इस मैकेनिज्म से बने स्पेसक्राफ्ट की सहायता से इंसान मात्र 40 से 45 साल में प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट के पास पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। पर चूंकि इस मैकेनिज्म का अभी प्रोटोटाइप ही बनके तैयार हुआ है, इसलिए यह कितना सक्सेसफुल होगा यह कहना बेहद मुश्किल है। इस मैकेनिज्म के अलावा वैज्ञानिक एक और मैकेनिज्म को आने वाले 4 वर्षों में फाइनल करने वाले हैं, जिनका उन्होंने नाम दिया है द ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। यह प्रोजेक्ट एक फोटन के मैकेनिज्म से इंस्पायर्ड है। आइए अब समझते हैं कि आखिर यह स्टार शॉट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा और यह प्रॉक्सिमस सेंटोरी तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा। वैज्ञानिकों की माने तो इन चिप्स को लाखों की संख्या में रॉकेट के द्वारा स्पेस में भेजा जाएगा और फिर मात्र 1 ग्राम वजनी इन स्टार शॉट को अंतरिक्ष में उस तरफ फायर कर दिया जाएगा जिस तरफ प्रॉक्सिमा सेंटोराई स्टार मौजूद हो। यानी कि यह मैकेनिज्म किसी इंसान को वहां लेकर नहीं जाएगी। इसका काम बस वहां पहुंचकर प्लेनेट की पिक्चर्स और नेसेसरी इंफॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचाने का होगा। पर यह सुनने में जितना आसान है, इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना मात्र उतना ही मुश्किल है। स्टार शॉट को अंतरिक्ष में फायर करने के तत्पश्चात यह कुछ ही समय में फोटन पार्टिकल्स के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके लाइट के स्पीड की एक 5वां स्पीड को मेंटेन कर लेंगे और मात्र 20-22 साल में प्रॉक्सिम सेंटोरी के पास पहुंच भी जाएंगे। और तो और वहां से तस्वीर भेजने में इसे 5 साल का वक्त भी लगेगा। पर इन सभी पॉसिबिलिटीज के होने के चांसेस 3% से भी कम है। आइए जानते हैं कैसे वास्तव में इस डिवाइस के फेल होने के कई बड़े बड़े कारण हैं
जिनमें से कुछ कारण तो आम इंसान भी प्रिडिक्ट कर सकता है, जैसे कि इसका वजन जो कि 1 ग्राम जितना हल्का है। ऐसे में इसे अगर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ फायर किया जाएगा तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। वह वहां मौजूद डस्ट पार्टिकल से टकराकर टूट भी सकता है या फिर अपना रास्ता भी भटक सकता है। ऐसे में 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद इसका वहां पहुंच पाना कहां तक संभव होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। अब एक पल के लिए मान लीजिए कि यह स्टार शॉट इन सारे स्पेस डस्ट पार्टिकल से बचकर 22 साल बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास पहुंच गया, तो भी यह उससे इतनी तेजी से गुजरेगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि यह उन प्लेनेट से और स्टार की एक क्लियर तस्वीर ले सकेगा। और अगर वह ऐसी तस्वीर लेने में सक्षम नहीं हुआ तो हमारे 22 वर्ष का इंतजार पूरी तरह बेकार हो जाएगा। और तो और इतने लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल के दौरान कॉस्मिक पार्टिकल्स का इनसे न टकराने के चांसेस तो ऐसे भी करोड़ों में से 1% है। यानी कि कुल मिला के वैज्ञानिक वर्तमान में अपने हाथ पांव मार के ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के विकास में जरूर लगे हुए हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल को पॉसिबल बना सके। लेकिन इसमें अभी दिल्ली दूर है प्रोक्सिमस सेंटोरी बी। वाकई में हम इंसानों के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन सीमित संसाधनों के होने की वजह से आने वाले कई 100 सालों तक शायद हम इस ग्रह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इस ग्रह से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां तो हासिल होती रहेंगी, लेकिन इस पर मौजूद लाइफ की जेन्युइन नॉलेज प्राप्त करने में हमें अभी वर्षों तक इंतजार करना होगा। यह इंतजार 50 वर्ष का भी हो सकता है, 100 वर्ष का भी, या फिर 1000 वर्षों से भी ज्यादा का। हम इस सपने को सच होता देख पाएंगे भी या नहीं, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 10 या 20 सालों में वैज्ञानिक कोई एक ऐसी तकनीक की तलाश या आविष्कार कर पाएंगे जो हम इंसानों को प्रोक्सिमस सेंटोरी बी तक ले जा सके? या फिर हमें उस प्लेनेट और सोलर सिस्टम की असल तस्वीर दिखा सके? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। बाकी अगर आपको प्रोक्सिम सेंटोरी बी पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपका आज का सफर हमारे साथ अच्छा बीता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोब फ्लिक्स।